वो मेरे हाथ की एनर्जी से वो बल्ब जलेगा, और जितनी रोशनी इस कमरे में आ रही है उतनी रोशनी आपको उस बल्ब से मिलेगी। अब आप सोचो, रूरल मार्केटिंग, जहां मेरे पास एनर्जी नहीं है, जहां मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी पावर बैकअप नहीं है, लेकिन पढ़ना तो मुझे है। अब वहां के जो फार्मर्स हैं उनकी अर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एक इन्वर्टर और अल्टरनेट पावर बैकअप्स ले सके। उस बल्ब की कॉस्ट 160 रुपीज है, और उस बल्ब को बनाया है हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने, हमारे यहाँ की खुद की एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ने वो बल्ब बनाया है 160 रुपए का। अब अगर 160 रुपए का बल्ब अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में किसी को जाके देता हूं, तो जब तक लाइट आएगी वो लाइट से जलेगा, और जैसे ही लाइट गई वो विदाउट लाइट जलेगा, और 6 से 7 घंटे का पावर बैकअप देगा। उसके लिए कोई इन्वर्टर की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो मुझे रात में कहीं जाना है, मैंने उस बल्ब को होल्डर से निकाला और हाथ में पकड़ा और मैं उसको एज ए टॉर्च की तरह लेता हुआ चला गया, वो मेरी बॉडी पावर की, जो मेरी बॉडी का मॉइस्चर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेगा। तो ये इन्वेंशन है, इसका कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है और ये अब सेलिंग के लिए अवेलेबल है। मैं किसी दिन बीबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मिलवाऊंगा। अब हमारे यहाँ पर शंकर किशन राय जी हैं, इनका खुद का एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं ये। इनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए, क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए अपनी लाइफ में, आगे अपना इनका प्रोस्पेक्टिव या विजन क्या है उसके बारे में सुनिए, और उससे कुछ लर्निंग मिलती है तो उस लर्निंग को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए। आज जिस बच्चे की मैं कहानी सुना रहा हूँ वो 2nd ईयर की स्टूडेंट है जिसने ये इन्वेंशन किया, और विश्वास मानिए जब वो यहाँ से पास आउट होकर निकलेगी तो वो कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए टर्नओवर के हिसाब से निकलेगी। आज वो पर मंथ 50 से 60 हजार रुपए उस बल्ब को सेल आउट करके कमा रही है। मैं कल आपको उस लड़की से भी मिलवा दूंगा, प्रेजेंटेशन भी दिलवा दूंगा, और वो बल्ब भी दिखा दूंगा जो उसने रूरल मार्केटिंग के लिए बनाया। सोचना और सोचकर उस चीज को एग्जीक्यूट करना, ये आपको भीड़ से अलग करती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो हमारे अतिथि यहाँ पर आए हैं उनकी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और ये जो सेशन होगा ये आपकी लाइफ में एक बहुत माइलस्टोन सेशन होगा जिसे आप फर्दर कैरी आउट भी करेंगे। तो अपनी बातों को मैं यही विराम देके सर को इनवाइट करूंगा। सर आए प्लीज हमारे बच्चों को अपने आशीर्वाद से इनॉग्रेट करें। थैंक यू सर। हेलो बहुत ही कम शब्दों में और अच्छी बातें कही। आप सब लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति ये फील कर सकता है कि मैं आने वाले वक्त में मेरे सामने जीवन के साथ समक्ष जो चुनौतियाँ आएंगी, उन चुनौतियों से ही आप सीख करके इंटरप्रेन्योर बनने का सफर तय कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर ये चीज होती है। मैं सर की बात को सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ। इंटरप्रेन्योरशिप पर जाने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से आया हुआ व्यक्ति हूँ। नाम मेरा आप लोग, जैसा कि सर ने बताया है कि आप लोग जानेंगे, शंकर किशन राय। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं फिलॉसफी का जब स्टूडेंट था तो उस दौरान मैं एक एज ए फिलॉसफर के अंदर सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब वह सोचता है कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है तो वह अपने रास्ते तय करता है। मैं सिविल सेवा की तैयारी सबसे पहले चुना। क्यों चुना? क्योंकि उसका एक आधार था। उसका ये आधार था, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। मेरे बड़े भाई श्री अरुण शंकर राय, वो 2000 बैच में सेलेक्ट हो चुके थे सिविल सेवा में। आज के डेट में वो ज्वाइंट कमिश्नर हैं। मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए
अपनी तैयारी शुरू किया। जब मैं तैयारी करता, काफी मैंने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा। मेरी एक मार्क लाइन बन गई थी कि प्री निकला, मेंस दिया और मेंस के बाद फिर हम वहीं पर खड़े रहे। ये सिलसिला चलता रहा। ये करीब 2003 से लेकर 2012 तक चलता रहा। 4 अटेम्प्ट होते थे, चारों अटेम्प्ट समाप्त हो गए। उस समय मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, उस समय मैं बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। ये दूर दूर तक मेरे मस्तिष्क में कोई इसकी परिकल्पना तक नहीं थी कि हम आगे जाकर बिजनेस करेंगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस सेंटेंस को बोलते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर रोक करके कि आप भी अगर नहीं सोचते हैं तो आप आगे चल करके आप सोच सकते हैं, आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जब इंटरप्रेन्योर का मायने आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे। 2012 में हमने मास कम्युनिकेशन किया। एक पुराने पथ को छोड़ करके एक नए पथ का हमने चुनाव किया और उस पथ की पगडंडियों पर चलने का हमने प्रयास किया। 2 साल हमें लगे मास कम्युनिकेशन करने में। वर्धा यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन किया और उसके बाद आते ही हमने सहारा समय को ज्वाइन किया। सहारा समय जब ज्वाइन किया तो पहले फर्स्ट वीक से ही हमने अपने पूरे काम को करना शुरू कर दिया। हमारे जो हेड थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि तुम जब आते हो तो सीट पर बैठते हो और शाम को 4 बजे उठ जाते हो। 4 ही बजे तुम उठते हो, उसके बीच में तुम कभी ब्रेक ले लेते हो, वहीं पर तुम्हारा लंच होता है, नाश्ता होता है। राजेश रंजन जी थे बिहार के। हमने कहा, हमने एक लाइन उनसे कही, आज सर से भी मैंने यही कहा कि जब आप काम की तलाश में निकलते हो तो आपको काम चाहिए होता है और जब ही काम मिल गया तो उस काम की अहमियत को समझना चाहिए। आज आप उन लोगों छात्रों से अलग हैं जिन छात्रों को यह एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो आपका ये काम है, आपका ये दायित्व है कि उन सारे काम को करते हुए, उन सारे कामों को अंजाम देते हुए आप अपने मेन काम पर फोकस करें। 8 घंटे अगर हैं तो 8 घंटे ये आपका होना चाहिए। इसके बाद आपके पार्ट टाइम में आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, जो भी हैं। जब राष्ट्रीय सहारा कंपनी, आप लोग जानते हैं सहारा श्री हाल ही में उनकी डेथ हुई है, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर वो भी रहे हैं। उनकी कंपनी डूबने लगी। 24,000 करोड़ की जो है उन पर सेबी ने जो है आरोप लगाया। 24,000 करोड़ उनको करदाताओं को, उनके शेयर दाताओं को देना था। काफी लॉस में थे। हमने वो कंपनी छोड़ी और हमारे एक मीडिया के दौरान ही एक मित्र थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई और ऐसे ही बातें, जैसे कैजुअल बातें चलती हैं, बातें चल रही थी तो कहे कि आइए कुछ किया जाए, कुछ काम शुरू करते हैं। हमने कहा क्या? बताया कि एक भारत सरकार एक ऐसे क्षेत्र में काम करना चाह रही है जिस क्षेत्र में बड़ी से बड़ी कंपनियां, इवन आप सोचिए कि उस दौर में टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी और आपके ये मतलब पावर प्रोजेक्ट की और भी कंपनियां हैं, इन सारे कंपनियों ने उस बिड को लेने से मना कर दिया। सिटी गैस पावर सीजीडी, सिटी गैस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। आपके घरों में आप देखते होंगे, घरों में जो चूल्हा जलता है उस चूल्हे में जो पाइप लाइन जाती है, पहले सिलेंडर से हम जलाते थे, अब पाइप लाइन के जरिए गैस आती है, उसको पीएनजी बोलते हैं। सीएनजी जो हम गाड़ियों में फील करते हैं, जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं। भारत सरकार तापी एक परियोजना है, ईरान, पाकिस्तान और
भारत की मिलकर के एक परियोजना थी जिससे गैस पाइपलाइन ईरान के जरिए भारत में आती थी। सरकार ने उस प्रोजेक्ट पर काफी पैसे खर्च कर दिए थे, लेकिन कोई भारत की ऐसी बड़ी कंपनी उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए बिड ही नहीं डाल रही थी। बिड मतलब होता है टेंडर। बिडिंग में कोई एंट्री ही नहीं कर रहा। हम लोगों ने एक कंपनी बनाई और आपको बता दें कि वो कंपनी बनी हुई थी, ऐसी नहीं थी कंपनी नहीं पहले से बनी, उस कंपनी बनी थी। हम लोगों ने उसको रिफ्रेश किया, उसका नाम चेंज किया, क्योंकि बिड में ये इस बात की जरूरत रहती है कि आपकी कंपनी जो उसके नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। हम लोगों ने उस कंपनी 2009 के रजिस्ट्रेशन पर उस कंपनी को 2015 में रीओपन किया और उसके नाम से पहला बिड डाला। 4 कंपनी, जैसे हम लोगों ने बिड डाला 4 कंपनियों ने उसमें बिड डाला। हमें वह ग्रॉस एरिया सीजीडी ने पीएनजीआरबी के थ्रू प्रोवाइड कराया। वह एरिया था मथुरा। आप लोग मथुरा से वाकिफ हैं, पूरी दुनिया वाकिफ है। मथुरा में हमने सामरिया गैस नाम से कंपनी बना करके उसका काम चालू किया। आपको विश्वास नहीं होगा, जब काम स्टार्ट किया तो इन्हीं हाथों में, मुझे कोई अनुभव नहीं था, हमारी टीम के पास भी कोई अनुभव नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों को हमने रखा जिसमें मात्र 2 या 3 इंजीनियर थे। पेट्रोलियम कारपोरेशन से हमने इंजीनियर बुलाए थे, उनको पेमेंट दे करके सैलरी पर, और हमने उस काम को शुरू किया। हमारे साथ हमारे बड़े भाई आजकल के दुबई में हैं, वो जितेंद्र पाल सिंह, एचपी सिंह, यही बुलंदशहर के हैं, हमसे सीनियर थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक ऐसे काम को शुरू किया है जिसमें हम टाटा और धीरू भाई, टाटा और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी तो नहीं बन सकते, क्या पता क्या हो, बट हमें इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसा काम लिए हैं जो भारत सरकार हमारी जनता के लिए, के हित के लिए चाह रही है। वो चाह रही है कि जो सिलेंडरों की लाइन लग रही है उन सिलेंडरों की लाइन को हम खत्म करें, और यह काम हमें करना है। हम लोग 24 घंटे एक साथ एक लेबर से लेकर के और एक ओनर तक, मथुरा में अभी भी है टोरेंट गैस, अभी शेयर हमारा लिया है, ये आगे चल के बताएंगे आपको। उस जगह हमने काम को बैठ करके नेशनल हाईवे पर शुरू किया। तमाम आप ये समझ सकते हैं कि आपको फाइनेंस से लेकर के सारे चैलेंजेस हमें मिलते रहे। हमारी स्थिति ये रही कि हमें लगता था कि हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी तक नहीं दे पाए। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा चैलेंज, उस चैलेंज को टेकल करके हम जैसे आगे बढ़े, वैसे ही भारत सरकार का एक भारत और पाकिस्तान के संबंधों में थोड़ी सी खटास आई। आप समझ सकते हैं कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो सिनेरियो बनते हैं, जो चहलकदमी होती है, जो क्राइसिस होती है, उस क्राइसिस का आपके यहाँ काम करने वाले आप जैसे आम आदमी पर जो फर्क पड़ता है, उसी तरह का फर्क जो है एक उद्यमी पर पड़ता है, और आपसे ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आम आदमी की चिंता करने के लिए ही वो उस फर्क पर काम करता है, उस प्रोजेक्ट पर काम करता है। जब उन संबंधों में खटास आई तो गैस पाइपलाइन 2 साल तक बंद कर दी गई, गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। उससे हम लोगों का काम 2 साल तक बंद रहा। मदर कंपनी से, मदर स्टेशन वो होता है जहां पर हमें सीएनजी गैस, स्टील पाइपलाइन की जो गैस मिलती है, उस गैस को हम ट्रांसपोर्ट करते थे। कैस्केड होता है, जैसे सिलेंडर होते हैं उसी तरह कैस्केड में हम गैस को ट्रांसपोर्ट करते थे, और ट्रांसपोर्ट करके दूसरे शहरों में जहां गैस की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती थी, हम उनको बेच करके धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि 72 करोड़ कंपनी का जो टर्नओवर था,
2019 में 1200 करोड़ की कंपनी बनी। $1200 करोड़ नेटवर्क की कंपनी। अब आपको मैं फिर टर्निंग पॉइंट बताऊंगा, ये मैं अपनी जर्नी नहीं बता रहा हूं, ये किसी भी इंटरप्रेन्योर के जीवन में जब वो कोई नया काम शुरू करता है, आप छोटा सा काम शुरू करते हैं, आपके लिए चैलेंज आएंगे और उन चैलेंज को जब आप टिकल करके आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, हमने कुछ जीवन में कुछ किया जिससे लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़ा, लोगों को उसका लाभ मिला और लोग हमारे काम की वजह से अपने जीवन को आसान कर लेंगे। आप आज देखते होंगे कि आपके घरों में सीएनजी कितनी आसानी से चल रही है। यहाँ पर आईजीएल है, वहाँ एसजीएल है, इस तरह से और भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गुड़गांव में है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां 2011 के बाद इस फील्ड में आना शुरू की, जिसकी पहली कंपनी हम थे, सांवरिया गैस लिमिटेड, और उसकी सब्सिडियरी कंपनी थी कैनोपट म्यूचुअल गैस प्राइवेट लिमिटेड। ये थी हमारी यात्रा, जहां तक हम पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप रियल में होती क्या है। मैंने कोई इंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई नहीं पढ़ी, बट हमने इंटरप्रेन्योरशिप को जिया है, उसको उसके साथ रहा है और उसको महसूस किया है कि जो चैलेंज आपके सामने आते हैं जब, तो ठीक वही स्थिति होती है जैसे अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हारने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को होती है। वो निराशा होती है कि आपको लगता है कि आज हम जिस शिखर पर जाने की कोशिश कर रहे थे, उस शिखर से सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान से गिर करके हम सीधे निचले पायदान पर आकर खड़े हो गए। और ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे एक इंटरप्रेन्योर का सबसे मेन एक लाइन बताई जाती है कि जैसे ही आप डूबने की स्थिति में आते हैं, आप काम करते हैं, आप डूब रहे होते हैं, आपको लगता है कि हम इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को चला नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए एक लाइन कहा गया है बिजनेस के फील्ड में कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तब तक न बेचो जब तक कि वह आपको ₹1 पर डे देना बंद ना कर दे। अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जो बनाया, जो तैयार किया, उससे अगर ₹1 की प्रॉफिट पर डे अगर हो रही है, तो आप उसको फिनिश मत करिए, उसको बेचिए मत, उसका शेयर मत बेचिए, उसकी ओनरशिप मत बेचिए। क्यों? क्योंकि वह ₹1 ही आपको जो है करोड़ों, अरबों और खरबों में आने वाले वक्त में आपके पोटेंशियल से तब्दील कर देगा। और इसको हमने करके देखा है। इंटरप्रेन्योर बेसिकली उसके जीवन में, जैसे आप लोगों के जीवन में जो चैलेंजेस होते हैं, सेम वही चैलेंजेस होते हैं। जीवनचर्या उसकी वही होती है, जीवन में साथी, मित्र, दोस्त सब वही होते हैं, बट उसकी सोच थोड़ी आपसे अलग होती है। उसकी सोच में सिर्फ यह डिफरेंस होता है कि वह पर डे एक कुआं खोदता है और उससे पानी निकालता है, और जैसे ही पानी निकलता है दूसरे कुएं को खोदने की तलाश में उसी समय सोचना शुरू कर देता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल एज ए इंटरप्रेन्योरशिप यही होता है। हम एक बिजनेस में हैं, लेकिन मुझे पता है कि वह बिजनेस एक न एक दिन सैचुरेशन जोन में जाएगा। हम पहले डीजल में चलाते थे कार, हम पहले पेट्रोल में चलाते थे, हम सीएनजी में चलाए, हम इलेक्ट्रिसिटी में आए, आगे और भी इनोवेशन हमारे देश में आप जैसे युवा इनोवेट करेंगे। सर ने भी बताया कि एक बल्ब बनाया और हाथ से बल्ब जलने लगा। इस तरह के जो इनोवेशन होंगे वो वर्तमान में जो इंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए आने वाले वक्त में चुनौती बनेगा। आप देखिए, हम वेस्पा, बजाज, कितनी पुरानी कंपनियां थी, आज स्कूटर से मोटरसाइकिल, बाइक और किन किन चीजों में हम आगे बढ़ते चले गए। तो कोई भी इन्वेंशन जो नया आता है मार्केट में, वह इन्वेंशन हर इंटरप्रेन्योर के लिए
आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करता है और आपको नया सोचने के लिए एक फील्ड भी तैयार करता है। बेसिकली उद्यमी का यही अर्थ है कि वह आने वाले वक्त में अपने आप को स्थापित करे, चुने। आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आएंगी, अभी आप अपने माता पिता के पराश्रित हैं, आपको एक फंड आता है, उस फंड का आप यूज करते हैं और आपको लगता है कि हाँ सब अच्छा है, लेकिन आप जो माता पिता जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर अपने आप को अगर खड़े होकर देखेंगे, आप उनसे 10 साल छोटे हैं, 20 साल छोटे हैं, आप 20 साल बाद जब सोचेंगे, उनके स्टेज पर जब खड़े होकर सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि हम कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं। इन दोनों में जब फर्क महसूस होगा आपको, तो आपको लगेगा कि कोई भी सिस्टम बनाने में, उसको चलाने में किसी एक व्यक्ति का कितना परिश्रम लगता है, कितनी मेहनत लगती है और वह अपनी तपस्या से क्या कुछ आपको देता है। एक माता पिता हैं जो आपको बनाने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आप मार्केट में आते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र पर आते हैं, तो आपको लगता है कि आप जो है कुछ नया दें, ताकि जो है आपको आने वाले वक्त में आपके उस इनोवेशन से हमारी दुनिया को एक नई चीज मिले, एक नया प्रोग्रेस हो, एक नया डेवलपमेंट मिले। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी इन्वेंशन होते हैं या जो भी उद्यमी करते हैं, आप देख रहे हो आज अमेज़न पर कितनी आसानी से आप जो कोई सामान पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। आपने कभी सोचा था कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा? आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन एक व्यक्ति ये सोचा कि चलो आज ये करते हैं, और उसने जब करने के लिए सोचा तो उसको कार्य रूप में परिणित कर दिया। और उससे आसानी किसको हुई? उसको केवल उसके जेब में पैसे नहीं आए, केवल उससे आसानी आपको हुई, हमको हुई। उसका लाभ आपको मिला, हमको मिला, न कि केवल उस व्यक्ति को मिला, लेकिन उस एक व्यक्ति की एक सोच ने पूरी दुनिया के पैरामीटर्स को, पूरी दुनिया की जो लॉजिस्टिक है, उस पूरी लॉजिस्टिक को जो है एक रेगुलेट कर दिया। आप उबर देखिए, आप जोमेटो देखिए, आप चायोस देखिए, ये सब इनोवेटर है। ये कोई अलग से नहीं आए हैं, ये वही असफल लड़के हैं जो अपने जिस काम को करने के लिए निकले थे उसमें नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाए तो वो असफल हो गए, वो नॉन टैलेंटेड कहला गए या वो घर में जाकर बैठ गए। नहीं, उन्होंने सीखा, सोचा कि हम अगर आज यहाँ असफल हुए हैं तो हमारे लिए सफलता आज से 10 साल बाद किसी न किसी चौराहे पर खड़े होकर के हमारा इंतजार कर रही है, और बस मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे उस चौराहे पर पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं, गीता का 3 अध्याय है, गीता में मात्र 18 अध्याय में 3 ही पैरामीटर होते हैं। एक कर्म, सबसे पहले कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मो तू संगोष्ठं कर्मणि। हे कृष्ण, हे पार्थ, तुम कर्म करो। तो कहे कि कर्म तो हम करेंगे, लेकिन फल तो कहे कि फल इच्छा मत करो। तो कहे एक मनुष्य के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी भी परिणाम को जाने बिना हम कोई काम करना शुरू कर दें? कैसे? तो कहे कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। उन्होंने ज्ञान का जो है कहा कि ज्ञान का एक ऐसा भंडार आपके मन मस्तिष्क में होता है जो आपको कर्म फल की प्राप्ति को, जो कर्म फल की प्राप्ति की जो सोच है उसको ज्ञान ही रेगुलेट करके, रोक करके रखता है कि नहीं, तुमने एग्जाम की तैयारी किया, आपने अपना कर्म किया, आपको फल देने वाला कोई और है, तुम फल देने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ कर्म करने वाले हो। और ये जो विचारों का अंतर्द्वंद जो तुम्हारे मन में जो चल रहा है, वह अंतर्द्वंद तुम्हारे अंदर भरे हुए ज्ञान से ही वह अंतर्द्वंद खत्म होगा। तो ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा, ज्ञान रूपी अग्नि इन सारे कर्मों को, इन सारे अंतर्द्वंदों को भस्म कर देती है। फिर प्रश्न करते हैं
3 ही पार्ट में है गीता। फिर प्रश्न करते हैं कि अगर ज्ञान और कर्म से अगर हमारे मन का अंतर्द्वंद अगर नहीं खत्म होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे पार्थ, अगर तुम्हें सब कुछ लगता है, और ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है, आप एग्जाम दे लेते हैं, आपका कोई पेपर अच्छा होता है, हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, हमने चंद्रयान लॉन्च कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन जैसे ही हमारे रिमोट कंट्रोल से कोई चीज बाहर निकल जाती है, जब परिणाम दूसरे के हाथ में आ जाता है, जब परिणाम थर्ड पार्टी के हाथ में आ जाता है, तो हम एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं, वो परम पिता परमेश्वर का नाम लेते हैं। वह चाहे जिस रूप में ले, कोई ईश्वर को माने, कोई ईश्वर को ना माने, लेकिन हर व्यक्ति अंत में अपने इस आत्मा पर हाथ रखकर यही कहता है कि अब जो होना होगा वो होगा, जो मेरे बस में था वो मैंने किया। वो अंत में भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी अंतर्द्वंदों से मुक्त कर देता हूं। और यही हर इंटरप्रेन्योर यही सोच करके आगे बढ़ता है कि मेरा काम है कि मैं चैलेंज को लूं, उस चैलेंज पर काम करूं, उस प्रोजेक्ट को लगाऊं, और उस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा, मार्केट हमारे अनुसार नहीं चलता है। मार्केट को चलने में बहुत सारे यूनिट काम करते हैं, और वह मार्केट, हम जो अपना पोटेंशियल लगाते हैं, हम जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वह मार्केट ही हमें लौटाता है, वह रिटर्न करता है मार्केट। तो मार्केट क्या हमारे हाथ में है? किसी इंटरप्रेन्योर के हाथ में है? कोरोना के बाद हमारी कंपनी की खुद ऐसी स्थिति हुई कि 172 करोड़ का चार्ज हमारे ऊपर भारत सरकार की तमाम यूनिटों के द्वारा लगा, चाहे जीएसटी कहिए, चाहे इनकम टैक्स कहिए, चाहे अनटैक्सेशन जो चीजें थी, हमें 172 करोड़ रुपए जमा करने थे। और हमारे सामने ये चैलेंज थे कि हम लोगों के बैंक अकाउंट में, किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 1 रुपए नहीं बच पाए थे कि हम लोग आने वाले वक्त में जो चैलेंज हम 2015 में फेस किए थे, वो चैलेंज 2020 में हम लोगों ने चैलेंज किए, 1 साल तक चैलेंज किए, 172 करोड़ रुपया भारत सरकार को जमा किए, अपना शेयर टोरेंट गैस को बेचे, हम दुबई में नए प्रोजेक्ट लगाए, हम अभी नोएडा में एक छोटा सा आपको अपना उदाहरण बता रहा हूँ, इनिशियल उदाहरण, बहुत छोटा सा बिजनेस, हम स्मॉल बिजनेस शुरू किया है। हमारे कई साथी हैं, हमारे साथ रहे हैं, जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, बहुत छोटा सा है। आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, आप मुझे वहां देखेंगे तो आप कहेंगे कि इस काम को करने के लिए कैसे ये कर रहे हैं। मैं उस बिजनेस को एज ए डायरेक्टर अपनी कंपनी के एज ए सीईओ रहते हुए मैं मार्केट में ऐसे खड़ा होकर के अपना एक प्रोजेक्ट लेकर के एक सेल्समैन की तरह मैंने बेचा। सर आइए देखिए मेरा प्रोडक्ट ये है, ये आपकी जिंदगी से कभी जाना नहीं चाहिए, आप कहीं भी रहिए, आप दुनिया में कहीं रहिए, लेकिन आप अपने अंदर वो पहला दिन, वो पगडंडी जिन पर आने वाले वक्त में पिच बन जाती है, कंक्रीट बन जाते हैं, लेकिन उनके नीचे दबी हुई जो पगडंडी होती है, उस पगडंडी को हमेशा अपने जेहन में बना के रखिए कि मेरे एक मित्र हैं, एक लाइन बहुत अच्छी कहे थे, मैं आपको शेयर करता हूँ, वो भी बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर है, 5000 करोड़ की कंपनी है उनकी, और 1100 उनके रिटेल थे साउथ इंडिया में। कोरोना के दौर में सब कुछ उनका डूब गया। मैंने उनसे केवल ऐसे पूछ लिया क्या चल रहा है, उन्होंने कहा कि सर मैं इस शहर में नोएडा में 2000 रुपए लेकर आया था अपनी जेब में, और आज मेरे पास अभी 2 लाख रुपए हैं। 5000 करोड़ की कंपनी, 1200-1100 रिटेल उसके आउटलेट हों, वह आदमी 2 लाख रुपया अपनी जेब में रख के कह रहा है कि जब तक ये 2000 रुपए नहीं होंगे तब तक मैं हार मानकर इस शहर से नहीं जाऊंगा। और आज वो फिर रिनोवेट होकर के, स्टार्डम यहीं पर है, अभी नहीं ओपन हुआ है, स्टार्डम उनका मेन ऑफिस था सेक्टर 16 में, लेकिन आज वो फिर अपने आप को जो है आप अपने पायदान पर उठकर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उनके जेहन में वो पगडंडी जो 2000 रुपए वाली पगडंडी थी, उनके जेहन में बनी थी कि जिस दिन 2000 रुपए से कम हमारे पैसे हमारे जेब में रहेंगे, उस दिन मैं समझूंगा कि मैं हार गया हूं, लेकिन जब तक 2000 से कम नहीं होंगे तब तक मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और
कुछ भी नहीं होता है। और बाकी सब किताब की कही हुई बातें हैं। आप जो मैं बता रहा था अभी कि मैं सिर्फ छोटा सा प्रोडक्ट लेकर गया, एज ए डायरेक्टर होकर के सेक्टर 33 में एग्जीबिशन लगा करके मार्केट में मैं खड़ा होकर बेचा। पहला प्रोडक्ट जब बेचा था मेरे आंख में आंसू आ गए थे। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मुझे लग रहा था कि आने वाले वक्त में चुनौतियां आएंगी और हमें उनको फेस करना पड़ेगा। कोरोना के बाद मार्केट पूरी तरह से डूब जाएगा, पूरी दुनिया में काम करने वाली यूनिटें बंद हो जाएंगी, क्योंकि काम कौन करता है? लोग करते हैं। जब लोग ही नहीं रहे तो काम कौन करेगा? उन चुनौतियों को एंटरप्रेन्योर पहले समझता है। हल्दीराम को आपने देखा होगा, एक ठेले पर जो है लगाते थे। आज हल्दीराम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए, उनका एक आउटलेट जरूर मिलेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। Thank you so much, sir. This was an absolutely motivational speech, and I would speak on behalf of every student who is present over here right now. What an amazing journey you've had, and it's commendable how you overcame all the challenges, and I'm sure that it is very inspiring for the students as well. So now I would like to call upon the stage our Dean, Dr. Raj Mishra, sir, to enlighten the students with some words. बच्चों, हमारे गेस्ट आज के जो हैं उनकी पूरी यात्रा आपने सुनी, और उसमें से एक लाइन निकल के आता है कि असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप जहाँ से शुरुआत करें, सफल हों असफल हों, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि मैं दोबारा उठ के खड़ा होऊंगा, मैं लड़ूंगा और एक अपना नया मुकाम बनाऊंगा। अगर आप में ये हिम्मत है तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सर की जर्नी बहुत ही प्रेरणादायक है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत मुझे लगता है कि आज आप लोगों ने उससे काफ़ी प्रेरणा ली होगी, और जो भी आप में से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो इनकी बातों से सीख लेके अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। मैं सर का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाला हमारे लिए, आप सबके लिए। सो सर वेरी मच थैंक यू, आप आए और आपने हमारे बच्चों को अपना कीमती वक्त दिया, अपनी सफल यात्रा की, कैसे उसमें कितने पड़ाव आए, कहाँ मुश्किलें आई, वो सब कुछ बताया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। I would like to invite Mr. Sushil Shukla sir on the stage to speak about National Education Day as well. Good afternoon, everyone present here. Respected our chief guest, Shankar sir, respected Dean sir, all the faculty members, and dear students. So today we started this program with a motivational story which I think enlightened you all to trigger some motivation where you can really start your own journey. And if I summarize in 2-3 lines, entrepreneur basically sees problem not as a problem. They see problem as a business opportunity, and there they explore with the tremendous potential where they can solve the problem of the people of the society, as well as automatically there is a hidden business opportunity in that. So depending with differences created through the focus whether we want to solve a specific problem of the society in a very innovative and creative way, whereas business opportunities are already hidden and contained in that. So with this approach, I hope you all will definitely trigger your own thoughts and ideas to materialize on ground
and commercialize as an innovator, as a creator, as an entrepreneur. Apart from this, today we are really very fortunate and glad to celebrate National Education Day along with this entrepreneurial motivational talk by our chief guest. So you all know what is the basic purpose of education. I think everybody knows, because it sounds very good that we belong to an educated society, we all are educated, we are highly educated. All these words are very familiar across the society. Okay? So, in light with this kind of thoughts that you all need to be educated. But education should not just mean degree as a piece of paper. If it is just meant to get a degree as a piece of paper, it has lost its basic purpose, the ingredient, which is the fundamental in nature, that is lost. So the overall, the broader vision of the education which India, means futuristic India, is looking for is the holistic education among all youth to be taken care, starting from primary education, intermediate education, and higher education. So if holistic means all the dimensions are to be taken care, it is not just the theoretical part we are taking care, but other parts are not taken care. So in view of that, after 36 years, we could get the opportunity to get NEP 2020. You all have heard about NEP 2020? New Education Policy 2020. It took too much time, too many decades to get this new education policy, which is still to be implemented on ground effectively. There are so many, loopholes which had been in our education system, which were taken care by NEP 2020. But since its implementation is still taken care, and still there are gaps which are on ground, so still miles to go to catch up with the real vision and mission which is meant for NEP 2020. The main part is NEP 2020 is fine, but nowadays the time is for applied education. Only theoretical education is not going to help, because in India, unfortunately, all the students, even up to graduation and post-graduation, they depend on their parents for all the expenses, which is really very unfortunate. If you see in different developed countries, the education system there is a kind of self-sustained, where the youth is not depending on basic expenses on parents. They study, along with that they do some jobs so that they can finance their education their own. And this is badly missing in India, and I hope this NEP 2020 and further steps will motivate and trigger this thought process, where each and every student, while studying, can really go for some kind of entrepreneurial journey, some kind of source of income, where he or she himself or herself can finance their own education, not depending on parents for small things like fees and a lot of things. Because the Indian youth is youth and talent is realized all across the globe, be it IT sector, be it any other sector. You know that across the globe we are standing tall. Whether it is the head of Google, whether it is head of Microsoft, who is there, Indians. So we have tremendous potential. The only thing is that we have to practically focus on the applied education part, where we can make it self-dependent, we can trigger it to that way. One more thing I would like to highlight in NEP 2020, which is really needing tremendous attention for that, because there is a huge gap between academia output and industry requirement in terms of skills,
in terms of applied knowledge, in terms of commercializing different ideas and thoughts and nurturing those thoughts and ideas, just like a seed which can be nurtured to grow as a tree. So, in that scenario, these gaps are to be first identified because the academia and industry requirement, this gap is to be bridged, because if it is not bridged, then academia is moving in different direction, whereas industry requirement, the kind of skills which are required in industry have no match. And that is leading to a lot of not only unemployment, it is leading to a lot of underemployment, which is not even discussed. Because the real talent which you have the potential, that is not realized because of lack of skills which are really required in different sectors and industries. So with this thought process, I hope this NAP 2020 implementation will be made very, very effective in the days to come, and a lot of improvement will be taken care so that we will make the whole education system by following global benchmarks from the different developed countries, and the best industry standards are to be adopted and inculcated in our practical applied education system, so that every youth in every college, university and organizations, they are getting a very, very conducive environment where they can nurture their ideas, where they can really give a lot of focus to materialize and commercialize thoughts and ideas, and they can be self-sustained, they can finance their own education system without depending on parents. Apart from that, the gaps which are there in academia output versus the industry requirement in terms of skills, it is each and every student's responsibility, along with mentorship and guidance from the teachers, that you have to focus on every skill, whether it is soft skill or technical skill, apart from your degrees. Because till you add a lot of skills which are really required in your respective area of interest, be it sales and marketing, be it finance, be it mass communication, be it management, be it any respective area of your interest. Till you develop these skills, your selection, your quality, whatever expectation are there, the best package, the best profile, the best company will not come automatically. They will select you or reject you depending on the fitment of your skill set. So focus on your skill set, focus on your ideas and thoughts, and don't expect just a degree as a piece of paper. You should look beyond that, and then only you can do excellent in your respective area and field. So with this, I think I am closing my thoughts and ideas on the new education policy, or celebrating Indian National Education Day on this particular day. So thank you so much for your patience and attention. Thank you.